नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी एलटी जीआईसी हिंदी पाठ्यक्रम के आधार पर संस्कृत साहित्य का परिचय पर आप सभी से चर्चा करेंगे। आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो सबसे आखिर में आपको संस्कृत साहित्य और व्याकरण भी पढ़ना है। तो उसी क्रम में हम आज बातचीत करेंगे संस्कृत साहित्य के संक्षिप्त परिचय के ऊपर। और ये परिचय रिवीजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आप दिनों से जुड़े होंगे, तो कई बार हमने संस्कृत साहित्य को ध्यान में रखते हुए आप सभी से चर्चा की है, लेकिन अंतिम समय में कुछ और बेहतर किया जाए, उसको लेकर भी हम चिंतन मनन करते रहते हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स के ऊपर। ऐसे विद्यार्थी जो कभी भी संस्कृत नहीं पढ़े होंगे, वो भी अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपने यूपी एलटी के सिलेबस को देखा होगा तो उसमें संस्कृत साहित्यकार के रूप में कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष और बाण भट्ट को पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, इनको पढ़ने के लिए या तो आप संस्कृत साहित्य का पूरा इतिहास खरीद कर पढ़ सकते हैं, या फिर विकिपीडिया इत्यादि का भी थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भी आप बहुत कुछ यहाँ पर जान सकते हैं। तो आज के शॉर्ट नोट्स में लौकिक साहित्य, रामायण महाभारत, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, गद्य काव्य, नीति काव्य, चंपू काव्य, नाटक और जो संस्कृत की प्रमुख शब्दावलियां हैं, जैसे छंद शास्त्र क्या है, व्याकरण शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र क्या है, तो उन शब्दावलियों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। कुल 8 बिंदुओं को हमने शामिल किया है। तो चलते हैं हम पहले बिंदु के तरफ, आप सभी से बातचीत करते हैं। लौकिक संस्कृत भाषा में काव्य रचना का आरंभ वाल्मीकि से हुआ। वाल्मीकि की प्रसिद्ध कृति रामायण को महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य का नामकरण कवि, कथानक, नायक आदि के आधार पर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जितने भी महाकाव्यों को आपने पढ़ा होगा, चाहे वो संस्कृत में चाहे हिंदी में, अगर उनके नामकरणों के आधार को देखें तो या तो कवि खुद के नाम पर महाकाव्य का नाम रख देता है, या कथानक के नाम पर, या नायक के नाम पर। जैसे आप देख रहे हैं रामायण, ये नायक के नाम पर आधारित है, जो कि वाल्मीकि ने लिखा। ठीक, संस्कृत महाकाव्यों के विकास क्रम में क्रमशः कालिदास, अश्वघोष, भारवी, भट्टी, कुमारदास, माघ, श्रीहर्ष आदि का नाम आता है। तो जब भी संस्कृत महाकाव्यों की बात की जाएगी, विकास क्रम के बारे में पढ़ा जाएगा, तो ये 6-7 नाम आपके सामने आते हैं, जिसमें कालिदास, अश्वघोष, भारवी, भट्टी, कुमारदास, माघ और श्रीहर्ष। अब हम क्रमशः इन पर चर्चा करेंगे, और आप सभी जो भी अभी तक पढ़ाई किए होंगे उसको ध्यान में रखते हुए रिवीजन के तौर पर देखेंगे। तो कालिदास, संस्कृत कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसलिए इन्हें कवि कुल गुरु कहते हैं। सवाल पूछा जा सकता है, वैसे कालिदास से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, उपमा के लिए कौन फेमस है? तो कालिदास। हमने हस्तलिखित नोट्स में इन सारी चीजों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन एक जो मन होता है, अब वो नहीं माना। हमें लगा कि कुछ और बेहतर मैटर अपने विद्यार्थियों को देना चाहिए, तो हमने इस मैटर को एनसीईआरटी बेस पर आधारित तैयार किया हुआ है। कालिदास को कवि कुल गुरु भी कहते हैं। कारण क्या है कि ये संस्कृत कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। कालिदास ने 2 महाकाव्य कुमार संभव तथा रघुवंश लिखे हैं। इनका काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। तो शुरू में ही आपने देखा कि जब भी संस्कृत कवियों की बात की जाएगी, महाकाव्यों की बात की जाएगी, तो कालिदास का नाम सबसे पहले आएगा, और इनके 2 महाकाव्य हैं कुमार संभव और रघुवंश। संस्कृत में कुमार संभवम और रघुवंशम भी कहा जाता है। और आपने अगर संस्कृत साहित्य बीए इत्यादि में पढ़ा होगा,
तो कहीं न कहीं इन दोनों महाकाव्यों से आपका सामना हुआ होगा। जब हमने कुमार संभव कहा तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ चीजें छपनी शुरू हो चुकी होंगी कि कम से कम सर्ग तो आपके दिमाग में आ ही रहे होंगे। तो सबसे पहले हम कुमार संभव पर बात करते हैं। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में शिव पार्वती के विवाह तथा कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है। कुमार संभव, ठीक है। नाम आप देख रहे हैं कि इसका जो नाम पड़ा है वो कार्तिकेय के नाम पर पड़ा हुआ है। कुमार कार्तिकेय के नाम पर कुमार संभव। इसमें शुरुआती दौर में है तो 17 सर्ग इसमें शिव पार्वती के विवाह का चित्रण किया गया है और फिर उनसे कुमार कार्तिकेय का जो जन्म हुआ है उसका जिक्र किया गया है। तो ये संक्षेप में कहानी है कुमार संभवम की। दूसरा महाकाव्य है रघुवंश। इसमें 19 सर्ग हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इसमें 19 सर्ग हैं। कई बार ये सवाल पूछे जाते रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप यूपीएलटी में जाएंगे तो प्रश्न पत्र में सर्गों पर आधारित प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो रघुवंशम में 19 सर्ग है। इस महाकाव्य में कवि ने इक्ष्वाकु वंश के विभिन्न राजाओं का वर्णन किया है। परंपरा ने इसे श्रेष्ठ महाकाव्य माना है। रघुवंशम और कुमार संभवम में वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण भरा हुआ है। तो आपने दो महाकाव्यों को देखा, कुमार संभव। अच्छा, उस समय महाकाव्य जो है रीतियों में और गुणों में इनका मूल्यांकन किया जाता था। वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण के लिए कालिदास जाने भी जाते हैं, ठीक है। तो सर्ग ध्यान में रखिए। कुमार संभव में 17 सर्ग। कहानी किसकी है यह भी ध्यान में रखना है, कितने सर्ग हैं, ठीक है, और कौन सी रीति का प्रयोग कालिदास ने किया है, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले जो कवि जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी कई बार आप देखते हैं कि सवाल यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। अश्वघोष, इनके दो महाकाव्य हैं, बुद्धचरित और सौंदर्यनंद। इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी है। तो अश्वघोष की रचना कई बार पूछा जाता है कि किसकी है। ये जीएस के पार्ट से भी जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना आप। जैसे आगे चलकर आप देखेंगे तो अश्वघोष को आधार बनाते हुए या फिर इनके महाकाव्यों की विषय वस्तु को आधार बनाते हुए हिंदी में भी नाटक लिखे गए। जैसे मोहन राकेश इत्यादि का नाम आप देखे होंगे, उनके कुछ नाटक इससे संबंधित है, ठीक है। बुद्ध चरित भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन करता है। इसमें 14 सर्ग। बुद्ध चरित नाम से ही पता चल रहा है कि महात्मा बुद्ध के बारे में यह महाकाव्य होगा। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 14। प्रिय विद्यार्थियों, आपने खूब तैयारी की और एग्जाम में आ गया कि बुद्ध चरित में कुल कितने सर्ग हैं। तो आज का यह तथ्य आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें 14 सर्ग हैं। अभी तक ऊपर आपने देखा कि कुमार संभव में 17, रघुवंशम में 19 और आप देख रहे हैं कि बुद्ध चरित में कितने हो गए? 14। सौंदर्यनंद में बुद्ध के सौतेले भाई नंद की धर्म दीक्षा का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग। जो दो महाकाव्य लिखे अश्वघोष बुद्ध चरित में 14 और सौंदर्यनंद में कुल 18 सर्ग। एक और रचना आएगी जिसमें 18 सर्ग रहेंगे। ऐसे ही आपको मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। सौंदर्यनंद में बुद्ध के सौतेले भाई नंद की धर्म दीक्षा का वर्णन है और इसमें 18 सर्ग हैं। अश्वघोष के दोनों महाकाव्य वैदर्भी रीति में लिखे गए। अश्वघोष के बाद जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए महाकवि हैं उनका नाम है भारवी। भारवी किरातार्जुनीयम भारवी की एकमात्र रचना है। यह भी कई बार सवाल पूछा जाता है। वैसे तो आप देखेंगे कि जितने भी कवि हैं, महाकवि हैं, साहित्यकार हैं, वो एक से अधिक रचनाओं को लिखने के बाद प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रचनाकार आपको दिखाई देंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक रचना लिखकर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। उसमें से हैं भारवी, जिनकी रचना है किरातार्जुनीयम। इसमें आप देख रहे हैं कि संधि भी है। कौन सी संधि है ये आपके दिमाग में आ गया होगा। और दो नाम है इसमें, एक तरफ किरात है, दूसरी तरफ अर्जुन। ये भारवी की एकमात्र रचना है। इसमें 18 सर्ग। इंद्रकील पर्वत पर दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए
तपस्या करने वाले अर्जुन और किरात वेशधारी भगवान शंकर का युद्ध इस काव्य में वर्णित है। और आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत श्री से और अंत भी श्री से हुआ है। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है, हमने हस्तलिखित नोट्स में बताया हुआ था। तो भारवी की जो रचना किरातार्जुनीयम है, इसके केंद्र में कौन है? अर्जुन। और जो शिव है, जो शंकर, भगवान शंकर है, वो किरात का वेश धारण करते हुए अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। और अर्जुन जो है वो इंद्रकील पर्वत पर दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्यारत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आप सभी सफलता के लिए, आप सभी एक नौकरी मिल जाए उसके लिए तपस्यारत है, ठीक है, कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी तरीके से अर्जुन इत्यादि को तो उस समय कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो देना नहीं था, लेकिन इसी तरीके के कुछ करना था जिससे कि कुछ पावर उनके पास रहे। तो इंद्रकील पर्वत पर दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो भगवान शंकर उनके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेकर गए, उनसे युद्ध करते हैं और खुश होते हैं, और फिर वो दिव्य अस्त्र उनको देते हैं। किस वेश में गए थे? किरात के वेश में, इसलिए यहां पर इसका नाम पड़ गया किरातार्जुनीय। भारवी का समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकृत पद्धति में काव्य रचना की है। और ये जो किरातार्जुनीयम है, अभी तक जितने भी महाविद्यालय हैं या फिर यूनिवर्सिटीज हैं, संस्कृत के बीए के संस्कृत के पाठ्यक्रम में ये सब लगे हुए हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, किरातार्जुनीयम आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप संस्कृत विषय लिए हैं। अगर आप सभी बीएचयू से पढ़ रहे होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे कि ये महाकाव्य अभी लगा है कि नहीं। जब मैं विद्यार्थी था तो उस समय पढ़ना था। मनुलता मैम एक थी, वही पढ़ाती थी। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम को ध्यान में रखिए। इसकी विषय वस्तु भी आप समझ गए, कितने सर्गों में बटा हुआ है और भारवी का समय क्या है, ये सब आप समझ गए। भट्टी एक रचनाकार है जिनका नाम है भट्टी। भट्टी का रावण वध, इसका दूसरा नाम है भट्टी काव्य। इसकी विशेषता व्याकरण को सरलता से सिखलाने में। सामान्यतः विद्वानों ने इन्हें 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 7वीं शताब्दी के आरंभ में माना। इसमें रामायण की कथा सरल तथा संक्षिप्त रूप में वर्णित है। इसमें 22 सर्ग है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो रावण वध यानी भट्टी काव्य है, और वो एक तरीके से देखा जाए तो रामायण पर आधारित है और इसमें 22 सर्ग। कुमारदास का जानकी हरण राम की कथा पर आश्रित महाकाव्य है। कुमारदास का समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। एक इसी तरीके से अगर आप चंद्रगुप्त इत्यादि नाटक पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त पढ़ेंगे, तो कुछ इन्हीं ऐतिहासिक पात्रों को जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में जगह दी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ध्यान में रखना है आपको। अगले जो रचनाकार हैं आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, माघ, महाकवि माघ। इनकी भी इकलौती एक तरीके से रचना देखें, शिशुपाल वधम। ठीक है, माघ का शिशुपाल वध। माघ राजस्थान के भीनमाल के निवासी थे। इनका समय 700 ईस्वी माना जाता है। शिशुपाल वधम में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। माघ शिशुपाल वध की रचना में भारवी और भट्टी से प्रभावित हुए हैं। भाषा और छंद दोनों पर माघ का अद्भुत अधिकार है। इस काव्य में 20 सर्ग है। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग। ये भी बीएचयू बीए के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, शिशुपाल वधम। ठीक है, एक उपाध्याय करके प्रोफेसर थे, वो हमें पढ़ाते थे। तो शिशुपाल वधम की विषय वस्तु क्या है? कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने की कथा, शिशुपाल वधम। अगले जो कवि हैं वो भी आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, श्रीहर्ष का नैषधीचरित। नैषधीचरित महाकाव्य के लेखक श्रीहर्ष। इनका समय 12वीं शताब्दी है। नैषधीचरित निषद देश के राजा नल के जीवन का वर्णन करता है। इसमें 22 सर्ग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कम से कम जो आपके सिलेबस में कवि लगे हुए हैं, साहित्यकार लगे हैं, उनकी रचनाओं में कितने कितने सर्ग हैं
उनको अपने कॉपी पर एक जगह जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। और परीक्षा में अगर आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। भारवी, माघ और श्रीहर्ष, इन तीनों के महाकाव्यों को संस्कृत के विद्वान बृहत्त्रयी कहते हैं, ठीक है। तो बृहत्त्रयी में कौन कौन है? भारवी है, माघ है और श्रीहर्ष है। भारवी की जो रचना है किरातार्जुनीयम, उसमें 18 सर्ग, माघ की रचना जो शिशुपाल बधम है 20 सर्ग, और श्रीहर्ष की रचना जो नैषधिचरित है उसमें 22 सर्ग। तो ध्यान में रखिए, ऐसे आपको एक बना लीजिए। क्योंकि एक जो शिक्षक होता है, ईमानदारी से मैं आप सभी से बता रहा हूं कि वो आपको केवल गाइड कर सकता है। कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनको आप बना सकते हैं। देखिए, बचपन के दिनों में हम लोग 18, 20, 22 ये सब सम विषम के रूप में पढ़ा करते थे कि सम है। लेकिन अब जब 18 आए तो आपके दिमाग में किरातार्जुनीयम आ जाए, जब हम 20 कहें तो आपके दिमाग में शिशुपाल बधम आ जाए, जब हम 22 कहें तो नैषधिचरित आ जाए, जब हम 17 कहें तो कुमार संभवम आ जाए, जब हम 19 कहें तो रघुवंशम आ जाए, जब हम 14 कहें तो अशोक घोष का बुद्धचरित आ जाए, जब हम 18 कहें, एक बार और 18 कहें तो सौंदर्यनंद आ जाए। इसी तरीके से तो आपको याद करना है। आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन सोने से पहले, रात में सोने से पहले कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, रिवाइज कीजिए। पहले आप फोल्डर खोलिए, उसमें हिंदी का जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए आंख बंद करके। फिर दूसरा फोल्डर संस्कृत का खोलिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर आराम से सो जाइए, फिर सुबह में 4 बजे उठ जाइए और फिर से पढ़िए। आप सभी तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या ही आपको एक दिन सेलेक्टेड पीडीएफ में आपका नाम दिखलाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस चैनल से सफल होकर अपने अन्य असफल मित्रों को बताएं कि भले तुमने पेड कोर्स खरीदा था, लेकिन एक यूट्यूब चैनल है, हम उसको यूट्यूब चैनल कह रहे हैं, लेकिन वहां के जो शिक्षक हैं वो एकेडमी उसका नाम रखे हुए हैं, जरूर जाकर देखो, लाभ मिलेगा, ठीक है। तो श्रीहर्ष को भी आप समझ गए कि इनकी रचना का नाम है नैषधिचरित। इनका जो समय है 12वीं शताब्दी है, और नैषधिचरित में जो केंद्र में है वो नल है, इसमें 22 सर्ग है, और श्रीहर्ष जो है बृहत्त्रयी में भी शामिल है। तो ये तो पहला बिंदु हमने समाप्त कर दिया। दूसरा बिंदु क्या है? थोड़ा सा अलग ढंग का है। बहुत सारी रचनाएं ऐतिहासिक और गद्य काव्य पर लिखी गई। भारत में ऐतिहासिक परंपरा पुरानी है। महाभारत एक विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाभारत और राजतरंगिणी आदि इतिहास ग्रंथ है, जिसमें आपको ध्यान में रखना है राजतरंगिणी को। ये भी अगर आपने PYQ हल किया होगा तो निश्चित तौर पर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है। आगे हम चर्चा करेंगे उस पे। बाण भट्ट ने हर्षवर्धन को आधार बनाकर हर्षचरित नामक गद्य काव्य लिखा है। बाण भट्ट की एक रचना है चंडी शतक भी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हमने एक दिन कम्युनिटी सेक्शन में पूछा था कि चंडी शतक किसकी रचना है, चंडी चरित्र किसकी रचना है। तमाम विद्यार्थी वहां पर धाराशायी हो गए थे। लेकिन आज मैं चाहूंगा होमवर्क के रूप में आप सभी जरूर कमेंट करके बताइए चंडी शतक किसकी रचना है, चंडी चरित्र किसकी रचना है। हो सकता है कि ये माथा पच्ची आपको एग्जाम में कभी फायदा पहुंचा दे, ठीक है। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के समय में थे। उन्होंने हर्षचरित नामक गद्य काव्य लिखा, जो एक तरीके से ऐतिहासिक काव्य में ही आ रहा है। वाकपतिराज ने गौडवो नामक प्राकृत काव्य, कन्नौज के यशोवर्मन की विजय का वर्णन किया है। इसका समय 700 ईस्वी है। कई बार यह भी सवाल पूछा जाता है गौडवो की रचना किसने की? वाकपतिराज। कैसा काव्य है? प्राकृत काव्य है। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे संस्कृत से हम किधर मुड़ रहे हैं? प्राकृत की तरफ जा रहे हैं। फिर अब इसमें भी पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, ठीक। तो प्राकृत काव्य लिखा वाकपतिराज ने। गौडवो नाम से इन्होंने लिखा। थोड़ा सा नाम भी देख रहे हैं आप, कठिन है बोलने में, भले देखने में छोटा लग रहा है। इसमें यशोवर्मन का जिक्र किया गया है। पद्मगुप्त का
ये भी सवाल खूब पूछा जाता है। नव साहसांक चरित जो 1005 ईस्वी में लिखा गया, वह संस्कृत का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसमें मालवा नरेश सिंधुराज का इतिहास वर्णित है। बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित, बिल्हड़ ने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की प्रशंसा में विक्रमांक देवचरित लिखा। इसका रचना काल 1088 ईस्वी है। इसमें 18 सर्ग है। आप देख रहे हैं कि कई रचनाएं हैं जिसमें 18 सर्ग है, तो आप उनको ऐसे ऐसे करके लिख लीजिए एक जगह। अब 18 सिर्फ आपके लिए अंक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके सामने रचनाएं छप जानी चाहिए। ठीक है, राजतरंगिणी के बारे में हमने चर्चा की थी। अब थोड़ा उसमें विस्तार से और तथ्यों को देख लेते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी, यानी राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्हड़। इसके पहले हमने बिल्हड़ के बारे में बात की, ध्यान रखना है। कल्हड़, बिल्हड़, जल्हड़, ये सब पहले ऐसे ही नाम होते थे, जैसे आज वर्तमान में अलग ढंग के नाम आपको दिखाई देते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी यह संस्कृत का श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है। इसके रचयिता कल्हड़ है। इसकी रचना 1148 ईस्वी में आरंभ होकर 3 वर्षों में पूरी हुई। इसमें 8 तरंग है। ईसा पूर्व 13वीं शताब्दी के गोनंद राजा से इसका आरंभ करके 1150 ईस्वी तक के राजाओं से संबंधित घटनाओं का इसमें वर्णन है। पूरा ग्रंथ प्रायः अनुष्टुप छंद में है। यह संस्कृत का ऐतिहासिक गौरव ग्रंथ है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो वह ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके रचयिता कल्हड़ है। और ये देख रहे हैं कि 1148 ईस्वी में ये शुरू हुआ था और कंप्लीट कब हुआ? वो 50 में, यानी 3 साल इसको लगे थे। ये तरंगों में बटा हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? राजतरंगिणी। प्रिय विद्यार्थियों, आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन आज हो सकता है कि राजतरंगिणी का नाम आप समझ जाए। इसमें 3 शब्द 2 शब्द छिपे हुए। ठीक है, राज मतलब जो अभी तक राजाओं का शासन रहा है, और ये तरंगों में बटा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? राजतरंगिणी। कोई जरूरी नहीं है कि हर तथ्य को हम याद करें, रटें। कुछ चीजों को आपको समझना भी। ये कितने तरंगों में बटा हुआ है? 8। अनुष्टुप छंद में है और ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु के ऊपर। जब एक तरफ महाकाव्य लिखे जा रहे थे, दूसरे तरफ कुछ ऐसी रचनाएं लिखी जा रही थी जिनका स्वरूप आपको याद आ गया होगा कि हमने काव्य रूप आपको पढ़ा दिया है। आप भले कहें कि सर आप तो हिंदी में पढ़ाए थे, लेकिन आप हिंदी संस्कृत में अलगाव कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमें यह मालूम है कि बहुत कुछ हिंदी ने संस्कृत से लिया हुआ है। तो काव्य रूप वाला वीडियो लेक्चर आपको याद आ गया होगा कि इसमें हमने महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, लंबी कविता, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा की थी। वैसे ही संस्कृत साहित्य में भी बहुत सी पद्य रचनाएं ऐसी हैं जिन्हें महाकाव्य न कहकर खंड काव्य, गीति काव्य या मुक्तक काव्य आदि नामों से पुकारा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि वो खंड काव्य क्या है। ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, लेकिन प्रसंगवश आपको यहां पर भी पढ़ना पड़ेगा। खंड काव्य छोटे कथानक वाले काव्य को खंड काव्य कहा जाता है। ऋतु संहार, मेघदूत संस्कृत में उत्कृष्ट खंड काव्य। चूंकि हम संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम संस्कृत रचनाओं का ही उदाहरण देंगे। एग्जाम में आ जाता है कि ऋतु संहार किस प्रकार का काव्य है। ऑप्शन में महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य दे दिया जाता है। अगर आपने सतर्कता के साथ नहीं पढ़ाई की है, तो वहीं पर आप LBW धाराशायी हो जाएंगे और फिर पवेलियन की तरफ चले जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? खंड काव्य। इसलिए आप जान रहे हैं कि आपने अनुराज हिंदी एकेडमी पर इसको पढ़ा है कि ये खंड काव्य। मेघदूत क्या है? ये भी खंड काव्य। ठीक है, तो इन दोनों रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये रचनाएं आए दिन परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब हम ऋतु संहार के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं। ऋतु संहार यह कालिदास की रचना है। यहां पर ध्यान में रखिए कालिदास कैसे लिखा गया है। ल पे छोटी की मात्रा है, शुद्ध अशुद्ध। आप पूछते हैं ना कि सर शुद्ध अशुद्ध कैसे हम पता करेंगे क्या है, इसीलिए पता करना है। मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव पढ़ाता रह जाता, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेते बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ चीजों को देखिए कि कैसे
चीजें लिखी गई। ऋतु संहार कालिदास की रचना है। इसमें 6 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं। इसमें 6 ऋतुओं का काव्यमय तथा श्रृंगारपूर्ण वर्णन किया गया है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं न कहीं केंद्र में कौन है? ऋतु। ऋतु वर्णन है 6 सर्गों में। इसको भी बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। दूसरी रचना है मेघदूत। नाम से ही पता चल रहा है कि दूत की बात की गई है, और दूत कौन है? वो मेघ है, यानी कि बादल है। यानी कि इसमें भी आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रकृति जुड़ी हुई है। मेघदूत यह कालिदास की रचना है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें कुल 120 श्लोक हैं। ये देखिए यहाँ पर याद करने वाला तथ्य है। मेघदूत, मेघदूतम जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं, 120 120 श्लोक हैं। इसमें एक ऐसे यक्ष की वीर व्यथा का वर्णन है जो 1 वर्ष के लिए अपनी पत्नी से वियुक्त कर दिया जाता है। इसमें पत्नी से अलग कौन हुआ है? यक्ष। अगर पत्नी को हम दें नाम तो इसको यक्षिणी कहा जा सकता है। तो 1 वर्ष के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि यक्ष अपनी पत्नी से कितने साल के लिए दूर था? तो 1 वर्ष के लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक रचना है हिंदी में, 12 मासा पद्धति पर आधारित है, ठीक है, और सूफी काव्य है वो। तो जरूर आप कमेंट करके बताइए कि मैं कहां पर संकेत कर रहा हूं। उसमें भी कोई विरह में रहता है। अब इससे ज्यादा मैं संकेत नहीं दे पाऊंगा, आप जान गए होंगे। उसमें भी कुछ कुल 12 वर्षों का आप देख रहे हैं। अचानक मलिक मोहम्मद जैसी ने 12 मासा का वर्णन नहीं किया, बल्कि इसके वर्णन की एक परंपरा रही है। उसकी शुरुआत आप देख रहे हैं कि कालिदास से ही हो जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप हिंदी और संस्कृत के काव्यों की जो विषय वस्तु है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिंक कर पा रहे होंगे, उसको समझ पा रहे होंगे। 1 वर्ष के लिए अपनी पत्नी से वियुक्त हो गया है यक्ष, और वो विरह में है। यहाँ पर उल्टा है, और जिस ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूं वो एकदम से उल्टा है। वर्षा ऋतु में मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश वो अपनी पत्नी के पास भेजता है। वहां पर पति के पास संदेश भेजा जाता है, यहाँ पर मेघ को संदेश वाहक यानी दूत बनाकर पत्नी के पास भेजा जाता है। उसकी पत्नी कहाँ रहती है? अलकापुरी में। कितना अच्छा नाम है। आजकल आप देखेंगे बहुत सारी कॉलोनीज बनती हैं, अपार्टमेंट जिसको बोला जाता है, उनका नाम इस तरीके का रहता है। अलकापुरी में रहती है। आप लोग भी कमेंट कीजिए, क्या आप किसी पुरी में रहते हैं? कोई रामकृष्ण पुरी में रहता है, कोई कृष्ण पुरी में रहता है, कोई पुरी का बड़ा, कोई जनकपुरी में रहता है। ये है अलकापुरी। बहुत अच्छा नाम मुझे लगा ये। उसकी पत्नी अलकापुरी में रहती है और यक्ष रामगिरी में रह रहा है। पूर्व मेघ में रामगिरी से अलकापुरी तक मेघ के मार्ग का रोचक वर्णन है कि कैसे वो संदेश लेकर जा रहा है। उत्तर मेघ में अलकापुरी का वर्णन है, यक्ष के भवन और उसके मार्मिक संदेश का वर्णन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अगर मेघदूत को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि पद्मावत को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेघदूत को आप समझ गए कि इसमें 120 श्लोक हैं, 2 खंडों में बटा हुआ है। यह भी सवाल पूछा जाता है कि मेघदूत के कितने खंड हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप परेशान होने लगेंगे कि हमने तो बहुत किताबें पढ़ी, लेकिन पता नहीं ये कितने खंडों में बटा हुआ है। लेकिन आज पता चल गया आपको कि पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों की कहानी भी बताई गई कि पूर्व मेघ में क्या है कि रामगिरी से अलकापुरी की यात्रा शुरू होती है, और उत्तर मेघ में अलकापुरी का पूरा वर्णन है कि किस तरीके से वहां पर मेघदूत पहुंचता है, और जो यक्ष ने अपनी पत्नी के लिए संदेश भेजा हुआ है उसको वो मार्मिक तरीके से पहुंचाता है। तो पूरी स्टोरी आपको बिना पढ़े मेघदूतम और ऋतु संहार याद हो गई। अगली जो विधा है गीति काव्य। संस्कृत में गीति काव्य की समृद्ध परंपरा रही है। गीति काव्यों में विरह, भक्ति या श्रृंगार संबंधी गीत होते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। गीत गोविंद इसके लेखक जयदेव हैं। जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सिंह की राजसभा में रहते थे। इस काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। इसमें 12 सर्ग। संस्कृत के गीत काव्यों में यह श्रेष्ठ है। आप देख रहे हैं एक एक वाक्य आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहले तो हमने बताया गीति काव्य। गीति काव्य में क्या क्या है? विरह,
भक्ति या श्रृंगार संबंधी गीत होते हैं। और इसी के नाम से जुड़ा हुआ गीत गोविंद। गीत तो आप समझ गए इतना दूर, गोविंद कहीं ना कहीं कृष्ण की इसमें चर्चा है। गीत गोविंद ये भी खूब रचना पूछी जाती है, जीएस में भी पूछी जाती है और संस्कृत के दृष्टिकोण से भी पूछा जाता है। इसके लेखक कौन है? जयदेव। जयदेव कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के रहने वाले थे। ठीक। और लक्ष्मण सिंह की राजसभा में रहते थे और इन्होंने जो गीत गोविंद लिखा वो राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन उसमें है और इसमें 12 सर्ग। और आगे चलकर आप देखेंगे कि इनको विद्यापति से जोड़कर भी देखा जाता है। विद्यापति की जो रचना है पदावली, आपको वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन याद आ गया होगा कि बिल्कुल हमने इसको पढ़ा हुआ था, यहीं से उसको जोड़ा जा रहा है। जयदेव बंगाल के थे और विद्यापति कहाँ के हैं? बिहार के। और अगर आपने भौगोलिक मानचित्र देखा होगा तो बंगाल और बिहार की सीमा एक दूसरे से मिलती है। सीमा ही नहीं मिलती है, व्यक्ति विषय वस्तु भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। चौर पंचाशिका एक रचना है, इसके रचयिता बिल्हड़ है। इसके पहले हमने बिल्हड़ की चर्चा कर ली, यहाँ पर भी उनकी एक रचना आ गई चौर पंचाशिका। इसमें 50 श्लोक हैं जिनमें किसी राजकुमारी से कवि के गुप्त प्रेम का वर्णन है। किंवदंती के अनुसार कवि का नाम चौर है। इस काव्य के सभी श्लोक वसंत तिलका छंद में। छंदों को लेकर भी हमने आप सभी से चर्चा की है, वसंत तिलका के बारे में हमने बताया। तो चौर पंचाशिका में आप देख रहे हैं कि इसके रचयिता बिल्हड़ है, 50 श्लोक है इसमें। और कोई राजकुमारी है जिसका प्रेम किससे हो गया है? खुद कवि से हो गया है और कवि का नाम है चौर है। इसी तरीके से जब आप आधुनिक काल पढ़ेंगे और भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे तो कुछ कुछ यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, कुछ एक दो रचनाएं हैं जो कि चौर पंचाशिका से भी प्रभावित। ठीक, आगे बात करते हैं मुक्तक काव्य के ऊपर। मुक्तक काव्य नाम से ही पता चल रहा है कि मुक्तक काव्य भी गीत के रूप में होते हैं, किंतु इनका प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र तथा चमत्कारी होता है, फ्री होता है। पहला श्लोक कोई अर्थ दे रहा है, दूसरा श्लोक अलग अलग। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है बल्कि उसमें स्वतंत्रता है। भर्तृहरि के शतक त्रय नाम से भर्तृहरि के 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। ये ग्रंथ हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। और शतक इसलिए इनको कहा गया कि सब में 100 श्लोक है। ठीक है, तो भर्तृहरि ने अपने अनुभवों के आधार पर 3 शतक बनाए। 3 शतक बनाए तो ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट मैच खेल रहे थे। 3 शतक बनाए कौन कौन? श्रृंगार, नीति, वैराग्य। बिना पढ़े इन ग्रंथों को भी आप जान जाएंगे कि किसमें क्या बात कही गई है। श्रृंगार में काम और विलास का वर्णन है। श्रृंगार तो वही होगा जहां पर नायक नायिका एक साथ हो। श्रृंगार और में काम और विलास का वर्णन। नीति में विद्या, वीरता, सज्जनता आदि उदार वृत्तियों का वर्णन तथा मूर्खता, लोभ, दुर्जनता आदि दुर्गुणों की निंदा की गई। नीति मतलब नैतिक बातें, अच्छी अच्छी बातें की गई कि आपके पास विद्या होनी चाहिए, आप वीर पुरुष होने चाहिए, इन सब के बावजूद आप में सज्जनता होनी चाहिए। मूर्खता, लोभ, दुर्जनता आदि की निंदा की गई। नीति शतक अपने नाम के अनुसार ही इसका विषय वस्तु भी है। तीसरी जो रचना है वैराग्य शतक, जिसमें संसार की असारता और वैराग्य की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वैराग्य कब उत्पन्न होता है? जब आपको सच्चाई पता चल जाती है। अभी लग रहा है कि नौकरी मिल जाएगी तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, फिर आपको लगेगा कि अरे यार ये तो सब मोह माया है, कहीं चलते हैं हिमालय पर्वत की तरफ तपस्या करते हैं। कई हमारे मित्र ऐसी बातें करते हैं कि अब मन नहीं कर रहा है नौकरी का, क्योंकि आप बंध जाते हैं। चीजें हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन जीवन है तो ऐसे चलता रहता है। वैराग्य कब उत्पन्न होता है? जब आपकी सारी चीजें पूरी हो जाती है तो फिर वैराग्य उत्पन्न होता है धीरे धीरे। वास्तविक सबको लगता है कि ये मोह माया है। तो खैर अभी हमें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही ध्यान में रखना है कि श्रृंगार शतक
नीति शतक, वैराग्य शतक, जिसके रचनाकार भर्तृहरि हैं, इनका समय है 7वीं शताब्दी। भर्तृहरि की एक रचना है वाक्य पदीयम, ये भी आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है। अमरुक शतक, देखिए आप एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम में आ जाएगा कि भर्तृहरि की कौन सी रचना नहीं है, तो ये तीनों ऊपर के दे दिए जाएंगे और एक तो अमरुक शतक दे दिया जाएगा। तो आपको कौन सा आंसर बताना होगा? अमरुक शतक भर्तृहरि की रचना नहीं है। तो ये अंतर जब आप ठीक से देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी पता चला कि आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज है उसको ध्यान नहीं दे रहे। अब आप ध्यान देंगे, आप सैकड़ों प्रैक्टिस करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि अमरुक शतक दूसरे का है और भर्तृहरि के जो है श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक है। अमरुक शतक किसकी रचना है? अमरू नाम के एक कवि थे जिन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम पे ही रख लेता हूं। अमरू शतक संस्कृत गीति काव्यों में अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके रचयिता अमरू हैं। इसमें 150 श्लोक है, 150 श्लोक इसमें हैं, यानी कि 100 से अधिक है। अमरू शतक का सर्वप्रथम उल्लेख आनंदवर्धन ने 1850 ईस्वी में किया है। ये वही आनंदवर्धन है जिनको कि हम ध्वन्याचार्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, आनंदवर्धन आपको याद आ गए होंगे, आपने संस्कृत काव्य शास्त्र पढ़ा होगा तो वहां पर इनका जिक्र होता है। तो अमरू शतक का सर्वप्रथम उल्लेख आनंदवर्धन ने किया। इसके श्लोक श्रृंगार पूर्ण है। इसमें शार्दूल विकृत छंद का विपुल प्रयोग किया गया है, यानी कि शार्दूल विकृत छंद में ये पूरा लिखा गया। कौन? अमरू शतक। 17वीं शताब्दी में पंडित राज जगन्नाथ ने अनेक रमणीय श्लोकों वाले भामिनी विलास नामक गीत काव्य की रचना की। यानी कि संस्कृत आचार्य केवल आचार्य नहीं थे, बल्कि अब वो कुछ गीत काव्य भी लिख रहे थे, जिसमें पंडित राज जगन्नाथ, जिन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम नाम से काव्य की परिभाषा दी, काव्य लक्षण दिया, उन्होंने भामिनी विलास नाम से रचना की। यहाँ पर भामिनी शब्द का अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए और आपके लिए होमवर्क है। आगे बात करते हैं स्तोत्र काव्य। स्तोत्र काव्य क्या है? भक्ति प्रधान गीत काव्यों को स्तोत्र काव्य कहते हैं। वैदिक काल से लेकर आज तक स्तोत्र काव्य लिखे जा रहे हैं। पुष्पदंत ने शिखरणी छंद में शिव की स्तुति में शिव महिम्न स्तोत्र लिखा। मयूर भट्ट ने स्तरंगधरा छंद में सूर्य शतक नाम का स्तोत्र काव्य लिखा। शंकराचार्य ने भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी आदि अनेक स्तोत्र काव्य लिखे। तो ये देखिए, इसका संबंध किससे है? भक्ति प्रधान गीत काव्यों से, और इसमें किसी न किसी की स्तुति की गई, किसी न किसी का गुणगान किया गया है। प्राकृत काव्य, अक्सर जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो इन काव्यों का नाम आपके सामने आता है। संस्कृत गीतियों की भांति प्राकृत गीत काव्य का भी विकास हुआ। इसमें हाल कवि की गाथा सप्तशती बहुत प्रसिद्ध है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप लोगों ने हल किया होगा तो ये सवाल आता है, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? वो है हाल कवि। इसमें कृषक, गोपालक, उद्यान में खेलने वाली कन्याएं, बधिक आदि चित्रित हैं। इस प्रकार इसमें सामान्य लोक जीवन का चित्रण किया गया है। गाथा सप्तशती के अनुकरण पर गोवर्धनाचार्य ने संस्कृत में आर्य सप्तशती की रचना की है। गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती की रचना आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसके रचनाकार कौन है। आर्या सप्तशती इसलिए नाम दिया गया कि ये आर्या छंद में लिखी गई रचना है। ठीक है, 700 श्लोक हैं। इसलिए आप देखेंगे जो बिहारी सतसई लिखा गया है, अचानक बिहारी ने सतसई नहीं लिखा, बल्कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रभाव रहा है। 719 दोहों की जो बात की जाती है, 713, आपको याद आ गया होगा कि बिहारी के ऊपर इन दोनों का काफी असर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हिंदी को संस्कृत से कोरिलेट करके हम पढ़ें, इस चैनल पर ही आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे जोड़कर आपको देखना है, इसीलिए आप देखते हैं कि हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन कई बार जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चौथे बिंदु के ऊपर। गद्य काव्य इसके केंद्र में होगा। संस्कृत गद्य काव्य का आरंभ ब्राह्मण तथा उपनिषद ग्रंथों से हुआ। पद्य काव्य की तुलना में गद्य काव्य की रचना कम मात्रा में हुई है।
लेकिन जो हुई है वो हमें ध्यान रखना है। गद्य काव्य में दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट महत्वपूर्ण गद्य कवि हुए हैं जिनका समय 6ठी-7वीं शताब्दी माना जाता है। अब एक एक करके इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। दंडी ने दश कुमार चरित नाम का कथा काव्य की रचना की, नामक कथा काव्य की रचना की। इसके अतिरिक्त काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा भी उनकी रचनाएं मानी जाती हैं। यानी दंडी की 3 रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है: दश कुमार चरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से दंडी की रचना नहीं है, तो आप पहले इन तीनों को ध्यान में रखेंगे तो आराम से बता देंगे कि कौन नहीं है। दश कुमार चरित में 10 कुमारों की कथा वर्णित है। दंडी ने अपने गद्य की रचना सरल और रोचक शैली में की है। दश कुमार चरित की कथा रोमांचकारी उपन्यास की तरह रोचक है। जाहिर सी बात है कि जहां 10 कुमारों की चर्चा की जाएगी तो कथा जो होगी वो रोचक ही रहेगी। सुबंधु ने वासव दत्ता नामक गद्य काव्य की रचना की। ये भी खूब सवाल पूछा जाता है कि वासव दत्ता के रचनाकार कौन है? सुबंधु में। कई बार तो ये सब सुमेलित इत्यादि में भी आता है। हर पैटर्न से आपको ध्यान रखना है। वासव दत्ता में राजकुमार कंदर्प केतु और राजकुमारी वासव दत्ता का प्रणय चित्रित है, यानी इन दोनों के प्रेम का चित्रण किया गया वासव दत्ता में। तो आप देख रहे हैं कि जो ये रचना है ये नायिका के नाम पर आधारित है। नायिका प्रधान चरित्र ये काव्य है वासव दत्ता। कंदर्प केतु राजकुमार जो नायक है, लेकिन राजकुमारी कौन है? वासव दत्ता है। वासव दत्ता में सर्वत्र श्लेष के द्वारा कवि ने अनेक अर्थों को रखकर अपने काव्य को चमत्कारपूर्ण बनाया है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार की प्रधानता किसमें है? वासव दत्ता। श्लेष अलंकार को लेकर भी हमने आप सभी से चर्चा की है। अलंकार वाला वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले रचनाकार के ऊपर जिनका नाम है बाणभट्ट, जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। बाणभट्ट संस्कृत गद्य साहित्य में अपने महत्वपूर्ण कवि के रूप में है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं संस्कृत गद्य साहित्य की बात की जाए। ये राजा हर्षवर्धन के राजसभा में रहा करते थे। इनका जन्म सोण नद के तट पर प्रीतिकुट ग्राम में हुआ था। ये सारी चीजें छोटी छोटी जो तथ्य हैं उनको ध्यान में आपको रखना है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे, प्रीतिकूट ग्राम में रहा करते थे। इनके गांव का नाम बड़ा अच्छा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। बाणभट्ट ने 2 गद्य काव्य लिखे, हर्षचरित और कादंबरी। अगर आपने बीए में संस्कृत लिया होगा तो कादंबरी भी निश्चित तौर पर आपने पढ़ी होगी। हर्षचरित एक आख्यायिका है, ये ध्यान में रखना है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि हर्षचरित किस प्रकार का ग्रंथ है, तो वो है आख्यायिका, मतलब आख्यान पर आधारित है, जिसके आरंभिक अंश में बाणभट्ट ने अपना विस्तृत परिचय दिया है और बाद के अंश में हर्ष का चरित्र चित्रित किया है। तो बाणभट्ट के जीवन के बारे में अगर जानकारी आपको रखना है तो हर्षचरित को पढ़ेंगे तो बाणभट्ट के बारे में जान जाएंगे कि उनका जीवन कैसा था। और बाद में उन्होंने अपने समकालीन अपने राजा के ऊपर भी लिखा हुआ है, तो वो है हर्षचरित। कादंबरी कथा है, ये भी खूब सवाल पूछा जाता है। कादंबरी क्या है? कथा है। PYQ में यह सवाल आ चुका है, जिसमें नायक चंद्रापीठ और नायिका कादंबरी। एक चीज आप देख रहे हैं कि जब आपने सूफी काव्य पढ़ा होगा तो तमाम रचनाएं नायिका के नाम पर थी। आपको याद आ गया होगा कि जी सर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। सूफी काव्य में जितने भी ग्रंथ हैं ज्यादातर वो नायिका प्रधान ग्रंथ है, नायिकाओं के नामों पर है। तो ये अचानक नहीं हुआ है, कवियों को अपनी परंपरा का ज्ञान था। जैसे आप देख रहे हैं कादंबरी, कादंबरी नायिका के नाम पर ही पड़ा हुआ। इसका नाम चंद्रापीठ भी हो सकता था, लेकिन नाम क्यों रखा गया कादंबरी? कादंबरी को केंद्र में रखा गया। काल्पनिक कथा वर्णित है। कादंबरी एक मतलब काल्पनिक चरित्र है, उसकी कथा है। कादंबरी बाणभट्ट की उत्कृष्ट गद्य रचना। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। शिवराज विजय, ये भी बीए के पाठ्यक्रमों में लगा रहता है। शिवराज विजय आधुनिक गद्य काव्य है जो शिवाजी के जीवन को चित्रित करने वाला उपन्यास है, लेकिन संस्कृत में लिखा गया है।
बीएचयू में बीए के पाठ्यक्रम में ये था। जब मैं वहां का विद्यार्थी था तो ये था। इसके रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास। ये वही अंबिका दत्त व्यास हैं जिन्होंने हिंदी में भी रचनाएं लिखी। व्यास जी मूलतः जयपुर के निवासी थे, परंतु उनका कार्य क्षेत्र बिहार था। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से अंबिका दत्त व्यास दूसरे जगह से रहते हुए बिहार में अपना कर्म क्षेत्र बनाया था, कहीं ना कहीं ये स्टोरी मुझसे भी मिल रही। बड़ा अच्छा लगा ये तथ्य पढ़कर। तो व्यक्ति जहां भी रहे अपने कर्म क्षेत्र को मजबूत करते रहे, बाद में उसका उसका प्रतिफल उसको तो मिलेगा ही। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। खास आपको ध्यान में रखना था अंबिका दत्त व्यास को। शिवराज विजय इनकी रचना है। 5वें बिंदु पर हम बात करते हैं। कथा के द्वारा बालकों को चित्रित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए संस्कृत में भी अनेक लोक कथाएं और नीति कथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ा ना, वो जो मैं मुहावरे और लोकोक्तियों की बात कर रहा था। बचपन के दिनों में पहले कहानी, एक आप शब्द सुने होंगे, पूर्वांचल में इसको बोला जाता है, जो आगे चलकर बाद में कहानी हो गई। दादी नानी ये लोग सुनाती थी और उसमें हुंकार ही भरना पड़ता था, हाँ हाँ करना पड़ता था, तभी उसमें इंटरेस्ट आता था। लगता था कि जो वक्ता है वो अपनी बात कह रहा है तो श्रोता उसको सुन रहा है। कई बार रात में लोग सुनते सुनते सो जाते थे, आप लोगों को भी याद होगा। तो बच्चों बालकों को कैसे शिक्षित किया जाए, लोक कथाओं से कैसे जोड़ा जाए और नीति कथाएं कैसे उनके आचरण में उनको नैतिक बनाए, उसके लिए कुछ रचनाएं लिखी गई जिसमें पंचतंत्र का नाम आता है। पंचतंत्र लोक कथाओं और नीति कथाओं पर आधारित सबसे प्राचीनतम उपलब्ध कथा संग्रह, इसको आपको ध्यान में रखना है। पंचतंत्र में पशु पक्षियों तथा मनुष्यों को पात्र बनाकर कथाएं कही गई हैं। इसमें 5 तंत्र या खंड है। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, कालोल की, लब्ध प्राणाश और अपरीक्षित कारक, ये 5 तंत्र हैं, इसीलिए इसका नाम पंचतंत्र बना हुआ। ठीक है, वो कौन है पांचों, आप ध्यान में रखिए। इनमें कुल 70 कथाएं हैं। इसमें कुल कितनी कथाएं हैं? 70। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र में कितनी कथाओं का संकलन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप ईएलटी में जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में जा रहे हैं, जहां भी संस्कृत का पोर्शन लगा हुआ है और ये प्रश्न आ जाएगा तो आप एकदम खुशी के मारे झूम उठेंगे कि हमने अनुराज हिंदी एकेडमी पर यह तथ्य पढ़ा हुआ था कि पंचतंत्र 5 खंडों में तो बटा हुआ है, लेकिन इसमें 70 कथाएं हैं। पंचतंत्र के लेखक का नाम विष्णु शर्मा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचतंत्र की तरह ही अन्य रचनाएं थी। हितोपदेश रचनाएं पंचतंत्र के आधार पर नारायण पंडित ने नीति कथाओं से युक्त हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें कौन सी संधि है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरीके से तो आपको याद करना है, जहां भी शब्दों को देखिए तुरंत पकड़ लीजिए कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। तो हितोपदेश किसकी रचना है? नारायण पंडित की। नारायण पंडित का समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। हितोपदेश में कुल 43 कथाएं, 43 कथाएं हितोपदेश में, जिनमें से 25 पंचतंत्र से ली गई। ये भी ध्यान में रखना है कि 43 है, उसमें से 25 तो यहां से ली गई हैं, तो यहां से कितनी बच गई, उसमें आप घटा देंगे तो कुल आपको पता चल जाएगा कि कितनी। ठीक है, 18 ही इसमें माना जाए, लेकिन टोटल कितनी है? 43 कथाएं। हितोपदेश में 4 परिच्छेद हैं, मित्र लाभ, सुहृद्वेद, विग्रह और संधि। ये 4 परिच्छेदों में बटा हुआ ग्रंथ है। बात करते हैं अगले ग्रंथ के ऊपर, जिसका नाम है बृहत कथा, जो गुड़ाढ्य ने पैशाची भाषा में बृहत कथा की रचना की। मूल ग्रंथ आज प्राप्त नहीं होता है, कई बार एग्जाम में बस पूछ लिया जाता है, वो भी सुमेलित वाले में। तो गुड़ाढ्य की रचना कौन सी है? बृहत कथा है। बृहत कथा मंजरी नाम की रचना है, जिसके रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र आपने संस्कृत आचार्यों के रूप में इनको पढ़ा होगा। इन्होंने बृहत कथा मंजरी भी लिखा। क्षेमेंद्र ने महाकाव्य की शैली में बृहत कथा का संस्कृत रूपांतर प्रस्तुत किया है। इसमें 7,500 श्लोक हैं। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि थे और आचार्य भी थे, ये ध्यान में आपको रखना है। इनका जो संप्रदाय, इनके संप्रदाय का नाम था
आपको ध्यान में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही जोड़ जोड़ कर आपको पढ़ना है। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर बृहद कथा का सबसे बड़ा संस्कृत संस्करण है जिसमें 24,000 श्लोक है। अरे बाप रे, 24,000 श्लोक है। इसके लेखक सोमदेव है, ये भी कश्मीरी थे। तो शुरुआती दौर में आप देख रहे हैं कश्मीरी कवियों का बड़ा रोल रहा है, खासतौर से जो संस्कृत में थे। तो ये सभी रचनाएं कई बार परीक्षाओं में वन लाइनर में सुमेलित में पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं छठवें बिंदु के ऊपर, जो कि चंपू काव्य पर आधारित। चंपू काव्य यानी कि गद्य काव्य और पद्य काव्य का जो मिश्रण होता है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। चंपू मतलब पद्य और गद्य का मिश्रण, पग, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? चंपू। तमाम चंपू काव्य लिखे गए। नल चंपू और मदालसा चंपू ये दोनों ही त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित चंपू काव्य। त्रिविक्रम भट्ट का नाम जरूर ध्यान में रखिए, बाण भट्ट का तो ध्यान में रखिए ही, ये भी हैं त्रिविक्रम भट्ट, जिन्होंने 2 चंपू काव्य लिखे जो फेमस रहे, नल चंपू और मदालसा चंपू। इनका समय 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ये राष्ट्रकूट नरेश इंद्रराज के संरक्षण में रहते थे। नल चंपू को दमयंती कथा भी कहते हैं, नल दमयंती कथा ये भी नाम पुकारा जाता है। तो नल चंपू दमयंती कथा भी इसको कहते हैं, जिसमें राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा वर्णित है। इसमें श्लेष की प्रधानता है, ठीक है। दूसरी जो रचना है मदालसा चंपू में कुवलयाक्ष और मदालसा का प्रेम चित्रित है। एक आपने रचना पढ़ी होगी, कुवलय से रिलेटेड है, आप लोग होमवर्क के तौर पर इसको लीजिए। देखिए अब आप देखेंगे अचानक नहीं हिंदी में सब आया है कुवलय, ये सब पहले से भी इनको इनमें लिखा जाता था, ठीक है। कुवलय से संबंधित जो ग्रंथ है कुवलय माला, उसके रचनाकार कौन है आपको बताना। तो मदालसा चंपू में मदालसा जो नायिका है, इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। कुवलय और मदालसा का जो प्रेम है उसको चित्रित किया गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं 7वें बिंदु के ऊपर, जो कि रूपक यानी कि नाटक पर आधारित है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी को पूरा वीडियो लेक्चर काफी प्रासंगिक लग रहा होगा, उपयोगी लग रहा होगा और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा होगा। रूपक को हम दृश्य काव्य भी कहते हैं, यानी दृश्य काव्य को रूपक भी कहा जाता है। रूपक 10 प्रकार के माने गए, इसीलिए ग्रंथ का नाम है 10 रूपक। ये भी आपके लिए होमवर्क है कि ये किसकी रचना है 10 रूपक। जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में वो छप गया होगा, अगर आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे। 10 रूपक यानी रूपक के 10 प्रकार माने गए हैं, उसमें से नाटक सबसे प्रमुख है। नाट्य, रूपक और नाटक का प्रयोग प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटकों की उत्पत्ति के संबंध में पौराणिक मत को स्वीकार किया है। इनके अनुसार ब्रह्मा ने नाट्य वेद को उत्पन्न किया और शिव तथा पार्वती ने इसे समृद्ध किया है। तो भरत मुनि का जो विचार है कि नाट्य शास्त्र कैसे जन्म लिया है, इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा ने नाट्य वेद को उत्पन्न किया और शिव पार्वती ने इसको आगे समृद्ध किया। भरत के नाट्य शास्त्र में रूपकों से संबद्ध पर्याप्त विवरण मिलता है। भरत का समय 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच में माना जाता है। इसके समय को लेकर काफी वो है द्वंद है कि कब के हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है कि 100 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में कभी ये रहे होंगे। तो नाटक की शुरुआत हो गई, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत में जो महत्वपूर्ण नाटक लिखे गए हैं या नाटककार हैं उनको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है भास। भास द्वारा रचित 13 नाटक प्राप्त होते हैं, जिन्हें खोज निकालने का श्रेय टी गणपति शास्त्री को है। यानी जो भास थे, महाकवि भास, उनके 13 नाटक प्राप्त होते हैं। और इसको खोजा किसने, इस पर रिसर्च कौन किया, तो वो थे टी गणपति शास्त्री। भास कालिदास से पूर्व हुए, यानी कि जब क्रम वाला प्रश्न आएगा तो पहले भास का नाम होगा, फिर कालिदास का नाम होगा, इसके बाद फिर अन्य लोगों का नाम होगा। तो भास के पहले कालिदास के पहले कौन थे, वो भास थे। भास के कुल 13 नाटक हैं। उनकी रचनाओं को 4 भागों में बांटा गया। विषय वस्तु के आधार पर
4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है कि रामायण पर आधारित नाटक, जिसमें प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटक। अगर आपने बीएचयू से बीए किया होगा तो वहां पर प्रतिमा नाटकम सिलेबस में है, तो रामायण पर आधारित है। दूसरा महाभारत पर आश्रित बालचरित, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग। दूत वाक्यम भी सिलेबस में है बीएचयू के। ठीक है, अन्य जगहों पर भी होगा, लेकिन जहां से हमने पढ़ाई की है तो याद आ जाती हैं वो चीजें। ठीक है, और इसीलिए याद आ जाता है कि हाँ, इस रचना को हमने पढ़ा था। तो रामायण पर आपने देख लिया, प्रतिमा, अभिषेक। महाभारत पर आधारित 7 नाटकों को आपने देख लिया। उदयन चरित, उदयन की कथा पर आधारित नाटक, स्वप्न वासव दत्त और प्रतिज्ञा यौगंध रायण, ये उदयन की कथा पर आधारित है। कल्पित, रूपक, अविमारक और चारुदत्त, ये सभी नाटक किसके हैं? सभी नाटक हैं महाकवि भास के। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, यहां से हर साल एक प्रश्न आना तय है। भास को छोड़ा नहीं जा सकता है, यहां से सवाल आता ही आता है। भास के नाटकों की भाषा सरल और रोचक है। इनमें तत्कालीन समाज का विस्तृत चित्रण भी है। ठीक है, अब भास के बाद कालिदास के नाटकों पर हम चर्चा करते हैं। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। आप देख रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम भी हर पाठ्यक्रम में मौजूद रहता है, हर पाठ्यक्रम में। अब एक एक करके हम नाटकों की विषय वस्तु, कितने अंकों में लिखे गए हैं, क्या है, सबको देखते हैं। मालविकाग्निमित्र एक ऐतिहासिक कथानक से संबद्ध है, जिसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र का दासी वेश में रहने वाली विदर्भ राजकुमारी मालविका के प्रति प्रेम का वर्णन है। यहां पर आप देखिए, ये भी जो नाम है, पहले मालविका को यहां पर रखा गया है, मालविका अग्निमित्रम। जैसे अनुराज है वैसे ही मालविका अग्निमित्रम है। आपको बहुत कम जगह ये संयोग दिखाई देगा, पहले मालविका है फिर अग्निमित्र है। तो इन दोनों के प्रेम का वर्णन किया गया है। अग्निमित्र कौन है? शुंग वंशी राजा है, और जो विदर्भ की राजकुमारी है वो मालविका है। इसमें 5 अंक है। यह कालिदास का पहला नाटक। कालिदास का पहला नाटक कौन सा है? मालविका अग्निमित्रम है। ठीक है, दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। इसमें भी 2 नाम है, देख रहे हैं। इसमें पहले नायक को ध्यान में रखा गया है, फिर उर्वशी। इसमें संधि इत्यादि भी हैं, आप जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, व्याकरण भी अपना मजबूत कीजिए इसी बहाने। कालिदास का दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीयम है, जिसमें राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। तो विक्रम जो है वो एक तरीके से पुरुरवा से रिलेटेड है। तो पुरुरवा और उर्वशी का जो प्रेम चित्रण है वो किसमें है? विक्रमोर्वशीयम में। इसमें भी 5 अंक है, 5-5 का आप देख रहे हैं कि पूरा अंक बना हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम आप देखेंगे कि नए पैटर्न पर थोड़ा सा लिखा गया है। अभिज्ञान का यहाँ पर अर्थ क्या है? स्मरण से है, और शाकुंतलम, शकुंतला हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो जुड़ाव से यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास ने जरूर ऊपर 2 लिखा, मालविका अग्निमित्रम लिख दिया या फिर विक्रमोर्वशीय लिख दिया, लेकिन इनको अमर बनाने वाला जो नाटक रहा वो अभिज्ञान शाकुंतलम रहा। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा चित्रित है। तीनों नाटक किस पे आधारित रहे? प्रेम पर आधारित रहे। यानी कि आप देख रहे हैं साहित्य का मूल तत्व क्या है? प्रेम है। इसीलिए तो एक काव्य धारा चली, प्रेम काव्य धारा, सूफी काव्य। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। अभी तक आपने देखा कि दोनों में 5-5 अंक थे, लेकिन इसमें 7 अंक है। इस नाटक में कालिदास की नाट्य कला अंतिम शिखर पर पहुंची। अंतिम शिखर मतलब उच्च शिखर पर पहुंची है इस नाटक के चतुर्थ अंक को, और उसमें भी 4 श्लोकों को श्रेष्ठ बतलाया गया। ठीक है, ये तो इंटरमीडिएट की कक्षाओं में भी लगा रहता है, ये चतुर्थ अंक लगा रहता है। अगर आप लोगों ने
इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ा होगा तो वहां पर भी देखा होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम भी आपका कंप्लीट हो गया। अब कुछ अन्य और ग्रंथ हैं। सारिपुत्र प्रकरण, इसके लेखक अशोक घोष हैं। अशोक घोष के ऊपर हमने बातचीत कर ली है बुद्ध चरित्र इत्यादि को लेकर। यह रूपक 9 अंकों में लिखा गया है, सारिपुत्र प्रकरण। इसका कुछ अंश मध्य एशिया में मिला। इसमें सारिपुत्र और मौदगल्यायन के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने की कथा है। क्योंकि अशोक घोष की रचना आपने देखा बुद्ध चरित्र, तो जाहिर सी बात है कि एक ही पैटर्न पर इन्होंने लिखा है। इस नाटक के साथ उनके 2 अन्य नाटक भी खंडित रूप में मिले। किसके? अशोक घोष के। लेकिन आप सारिपुत्र प्रकरण जरूर ध्यान रखिए। अगली रचना है मृक्ष कटिकम, यानी मृक्ष कटिक, जो कि शुद्रक द्वारा लिखी गई। 10 अंकों का यह रूपक है, जिसे प्रकरण के अंतर्गत रखा जाता है। प्रकरण में कथा वस्तु कल्पित और सामाजिक होती है। प्रकरण समझ लीजिए। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे परीक्षा गुरु, तो वो भी प्रकरणों में बटा हुआ है। परीक्षा गुरु तो क्या है? कल्पित और सामाजिक, इसकी 2 विशेषताएं। भास द्वारा रचित चारुदत्त नाटक को ही परिवर्धित करके शुद्रक ने मृक्ष कटिक की रचना की। शुद्रक के स्थान और समय के विषय में काफी विवाद है। विद्वानों ने 3री-4री शताब्दी ईस्वी का माना है। एक सवाल पूछा जाता है मृक्ष कटिकम के अर्थ को लेकर, यह भी आप सभी के लिए होमवर्क है। लकड़ी का कुछ इस तरीके से इसका अर्थ है, लकड़ी और मिट्टी से जुड़ा हुआ है कुछ, जरूर आप बताइएगा। ठीक। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस को आपने जीएस में भी पढ़ा होगा, यहां पर भी। यह विशाख दत्त द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त तथा उनके प्रतिपक्षी राक्षस की राजनीति को आधार बनाया गया है। राक्षस की मुद्रा यानी अंगूठी, इसमें मुद्रा का अर्थ क्या है? कई जगहों पे लोग बता देंगे कि रुपया पैसा का अर्थ है, लेकिन मुद्रा का अर्थ है अंगूठी। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिए, न जाने मेरा मन क्यों कह रहा है कि ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है। राक्षस की मुद्रा और चाणक्य को मिल जाती है, जो राक्षस की पराजय का कारण बनती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। हर्ष के रूपक भी प्रसिद्ध रहे, यानी हर्षवर्धन, जिसके समय में बाणभट्ट थे। अब वो खुद एक राजा होते हुए भी रचनाकार के रूप में थे। 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध इनका समय, ये स्थानेश्वर के राजा थे। इन्होंने बाण और मयूर जैसे आदि कवियों को आश्रय दिया था। इन्होंने 3 रूपक लिखे, जिसमें 2 नाटिकाएं प्रियदर्शिका और रत्नावली, और तीसरी इनकी रचना है नागानंद। तो ध्यान रखिए, कई बार तो ये भी एग्जाम में आ जाता है कि हर्षवर्धन की रचनाओं में शामिल नहीं है, तो तुरंत आप बता देंगे। प्रियदर्शिका और रत्नावली एक ही प्रकार की कथा वस्तु पर आधारित नाटिकाएं हैं। प्रत्येक में 4 अंक हैं। चाहे प्रियदर्शिका की बात करें 4 अंक, रत्नावली की बात करें 4 अंक। दोनों की कथा वस्तु एक ही है। दोनों के नायक कौन है? उदयन है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि उदयन किन 2 रचनाओं के नायक है? तो वो है प्रियदर्शिका और रत्नावली। प्रियदर्शिका में नायिका का नाम प्रियदर्शिका है और रत्नावली में नायिका सागरिका है। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर प्रियदर्शिका तो पता चल गया, लेकिन रत्नावली में जो नायिका है उसका नाम है सागरिका। बाद में इसे रत्नावली भी कहा गया, और रत्नावली आप जानते हैं कि तुलसीदास की पत्नी का नाम भी था। ठीक है, ध्यान आ गया होगा आपको। अगली रचना है नागानंद। इसमें 5 अंक हैं, जिसमें जीमूत वाहन की कथा है। नाटक के पूर्वार्ध में जीमूत वाहन ने आत्मत्याग की कथा, इसका वर्णन है। इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य है मानव जाति को अहिंसा की शिक्षा देना। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी अहिंसा की बात होती है तो ऐसा लगता है कि बुद्ध और गांधी जी ने इस बात को कहा होगा, लेकिन यहाँ पर जीमूत वाहन द्वारा भी मानव जाति को अहिंसा की शिक्षा दी गई। यह नाटक बौद्ध धर्म से प्रभावित है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। नागानंद किससे प्रभावित है? बौद्ध धर्म से। चूंकि आपने हर्षवर्धन इत्यादि को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि उनका झुकाव किधर था। आपके पाठ्यक्रम में भवभूति नाम के नाटककार लगे हुए हैं, इनको भी सीरियसली आपको देखना पड़ेगा। अगर नाटकों की बात करें तो संस्कृत नाटकों में कालिदास के बाद भवभूति दूसरे उत्कृष्ट नाटककार माने जाते हैं। वे विदर्भ में पापुर के निवासी थे। इसका समय 700 ईसा ईस्वी के आसपास माना जाता है।
उन्होंने 3 रूपक लिखे हैं, जिनमें महावीर चरित और उत्तर रामचरित राम की कथा पर आधारित है और मालती माधव प्रकरण है। तो तीनों रचनाएं जरूर ध्यान में रखिए, महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव। एक एक करके देखते हैं। महावीर चरित में राम का सीता के साथ विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा है। इसमें 7 अंक हैं। महावीर चरित में राम और सीता के विवाह का वर्णन है और राज्याभिषेक तक की कथा है। दूसरी रचना है मालती माधव, 10 अंकों का प्रकरण है। प्रकरण हमने बताया कि कल्पना और इसका समाज से थोड़ा संबंध है। इसमें भूरी वसु की पुत्री मालती और देवरात के पुत्र माधव के विवाह की कथा वर्णित है, मालती माधव। उत्तर रामचरितम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। भवभूति का श्रेष्ठ नाटक, इसमें राम के जीवन के उत्तर पक्ष को रखा गया है, यानी जो राम का जो उत्तर पक्ष वाला जो बाद का जीवन है उसको इसमें केंद्र में रखा गया है, जिसमें करुण रस की प्रधानता है। एको रस है करुण रस है। उसके लिए कौन जाना जाता है? भवभूति। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल किया होगा तो यह प्रश्न खूब पूछा जाता है कि करुण रस के लिए कौन जाना जाता है, तो वो कोई और नहीं है बल्कि भवभूति है। ठीक है। और उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रधानता है। वेण संघार, इसके लेखक है भट्ट नारायण। इनका समय 7वीं 8वीं शताब्दी है। ये बंगाल के थे। वेण संघार 6 अंकों का वीर रस प्रधान नाटक है, जिसका आधार महाभारत है। इसमें भीम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन के रक्त से द्रौपदी के वेणी यानी केश का संहार यानी गूंथने का कार्य करते हैं। यहाँ पर यही है कि कैसे चोटी बनाने का काम उन्होंने किया। चोटी ऐसे ऐसे बनती है ना। भीम ने चोटी बनाने का काम किया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो दुशासन है उसके रक्त से, उसके खून से हम जैसे होता है लगा के पूरा और केश को गूंथने का काम करेंगे। प्रतिज्ञा काफी चैलेंजिंग रही होगी, जानते ही हैं। तो वेणी संघार, जिसके रचनाकार कौन है? भट्ट नारायण। 6 अंकों में ये नाटक है। वीर रस की प्रधानता है। जाहिर सी बात है कि इस तरीके का कोई प्रतिज्ञा इस तरीके की लेगा तो कहीं न कहीं उसमें वीर रस ही रहेगा। अब हम बात करते हैं 8वें बिंदु के ऊपर, जो कि थोड़ा सा पारिभाषिक शब्दावली पर आधारित है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा पोर्शन न छोड़ा जाए जिससे कि मन में कसक बनी रहे। एक बैठक में लगातार मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ बने होंगे। अब हम पारिभाषिक शब्दावली पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जैसे शब्दकोश विज्ञान। वैदिक शब्दों के कोश को निघंटु कहते हैं। संस्कृत का प्रसिद्ध कोश अमरकोश है। सवाल कई बार पूछा जाता है कि ये निघंटु का मतलब क्या होता है? ये है शब्दकोश विज्ञान। तो अमरकोश प्रसिद्ध कोश है। अगर संस्कृत के दृष्टिकोण से देखें, इसका समय 3री शताब्दी माना जाता है। छंद शास्त्र, छंद शास्त्र पिंगलाचार्य के द्वारा लिखित छंद सूत्र इस शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के छंदों का विवेचन है। क्षेमेंद्र ने सुवृत्त तिलक नामक लघु पुस्तक में छंदों के पदबद्ध लक्षण दिए हैं, जो उदाहरण का काम भी करते हैं। केदार भट्ट कृत वृत्त रत्नाकर, गंगादास कृत छंदोमंजरी छंद शास्त्र के सुप्रचलित ग्रंथ है। तो छंद शास्त्र से रिलेटेड जितने भी पिंगलाचार्य आपने देख लिया, छंदाचार्य माने जाते हैं। प्राचीनतम ग्रंथ है छंद शास्त्र इनका। क्षेमेंद्र का नाम आ गया, ठीक है। केदार भट्ट का नाम आ गया। इसके बाद गंगादास का नाम आ गया। व्याकरणाचार्यों की बात करें, व्याकरण शास्त्र की बात करें, तो शाक्टायन, शौनक, शाकल्य, स्फोटायन आदि अनेक व्याकरणाचार्य हुए। जैसे आप देखेंगे ना, ध्वनि संप्रदाय पढ़ेंगे, उसमें स्फोट की बात की गई, स्फोटिक। तो व्याकरण ये सब हुए, लेकिन ये सभी ग्रंथ आप उपलब्ध नहीं है। उसमें जो उपलब्ध सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि 8 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें 4000 सूत्र लिखे हैं। इनका समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनि को ही आगे चलकर बहुत लोगों ने उसका सरलीकृत रूप किया, जिसको कि वार्तिक कहा जाता है। कात्यायन, ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। इन तीनों आचार्यों को व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि या मुनि त्रय कहा जाता है।
मुनित्रय में कौन हो गए? पाणिनि हो गए, कात्यायन हो गए और पतंजलि हो गए। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में वर्णाश्रम व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, विवाद का निर्णय आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार भारतीय सामाजिक व्यवस्था मूलतः स्मृतियों पर आधारित है, जिसको कि हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। इसमें सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति। इसमें कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी का तो आप बता देंगे कि 8 अध्याय है, लेकिन मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति की आलोचना भी की जाती है और जब भी संविधान की बात की जाती है समानांतर मनुस्मृति का जिक्र भी होता है। इसमें कितने अध्याय हैं? 12। इसके अलावा बहुत सारी स्मृतियां हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति बहुत है। राजनीति शास्त्र, राजनीति विषयक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ये बड़ा भ्रम फैलाता है विद्यार्थियों में कि अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स की बात की गई है कि पॉलिटिक्स की बात की गई है। तो वो है राजनीति शास्त्र है। नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन विषय वस्तु क्या है? राजनीति शास्त्र है। लेखक कौन है? कौटिल्य, जिनको कि विष्णुगुप्त भी कहा जाता है या फिर चाणक्य भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या जिक्र है? राजा की शिक्षा, मंत्रियों की नियुक्ति आदि के विषय में वर्णन है। नीति शास्त्र, व्यावहारिक नीति पर संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र का सबसे प्राचीनतम कोई ग्रंथ है तो चरक द्वारा लिखा गया चरक संहिता है, जिसमें 8 खंड और 30 अध्याय है। ये भी ध्यान रखना है। इसकी रचना प्रायः गद्य में है। इसमें शल्य क्रिया छोड़कर चिकित्सा के सभी विषय आए हुए। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन इत्यादि को छोड़कर सभी विषय आए हुए। इसके अतिरिक्त सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह आदि इस शास्त्र के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। अगर आप लोगों ने बीएचयू के हॉस्पिटल में आप लोग गए होंगे या फिर कई जगह हॉस्टल्स के नाम भी सुश्रुत हॉस्टल, चरक हॉस्टल इस तरीके से नाम रहते हैं। काव्य शास्त्र, इसे अलंकार शास्त्र या साहित्य शास्त्र या काव्य मीमांसा भी कहते हैं। काव्य शास्त्र को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र या काव्य मीमांसा भी कहते हैं। इसमें काव्य, नाटक आदि के गुण, दोष, रीति, अलंकार, रस, ध्वनि आदि तत्वों पर विचार किया जाता है। इसमें 50 मौलिक ग्रंथ लिखे गए, जिसको कि आपने हिंदी की तैयारी करते हुए याद किया। फिर भी इस शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जिसको कि हम पंचम वेद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक भी। सारी चीजें आप जानते होंगे, पहले भी हमने बताया हुआ। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ तो भरत मुनि का है, लेकिन अंतिम जो साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा वो जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर। ये भी सवाल पूछा जाता है कि अंतिम आचार्य कौन थे? तो पंडित राज जगन्नाथ थे, जिनकी रचना का नाम है रस गंगाधर। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक बैठक में संस्कृत साहित्य का परिचय प्राप्त किया। कहने में लग रहा है कि ये परिचय है, लेकिन हमने बहुत ही मेन तथ्यों से आप सभी को अवगत कराया, आप सभी को अलर्ट कराया, आप सभी के अंदर उस चेतना को जगाया जिसको कि नवजागरण कहा जा सकता है। आप सभी चीजें जान रहे थे, लेकिन आप कहीं एक जगह बैठकर जितने भी समय की वीडियोज थी उसको देखकर पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा। हमने साहित्य के बारे में बात की, तमाम जो विधाएं थी उनको लेकर चर्चा की और पारिभाषिक शब्दावलियों को लेकर भी बातचीत की है। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, आप आराम से पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ से अधिक प्रश्न आएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।